हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हम लोग यूरिटेरिया तत्व संग्रह कवर कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में उसके नेक्स्ट चैप्टर जो है बिहार में पर्यटन। तो बिहार में टूरिज्म जो है कैसे डेवलप हुआ, किस किस जगह पे टूरिज्म सबसे ज्यादा आता है, कौन से ऐसे प्लेस हैं जिसमें बिहार में टूरिज्म अट्रैक्ट होता है, जो हमारी इकोनॉमी की लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के किसी भी राज्य का टूरिज्म वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। उसी श्रृंखला में आज हम चैप्टर नंबर 5 बिहार का तत्व संग्रह करेंगे। छोटा सा चैप्टर है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। बस आप पेशेंस बनाए रखिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाइयों, प्ले लिस्ट में जाइए और जितनी भी वीडियो हैं वो सारी देख लीजिएगा। बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन क्लास के रूप में आपको कवर करवाया गया है। अगर आपके पास इसकी बुक है तो आप बुक खोल के रख लीजिए और कानों में ईयरफोन लगा के 1.5 की स्पीड से आप कवर कर सकते हैं। जब सारी चीजें आप कवर कर लेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस होगा, जो क्वेश्चन को टैकल करने का होगा। किसी भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से टैकल करेंगे, फिर आपके अंदर एग्जाम को क्लियर करने की एक बेहतर रणनीति भी होगी जब आप कवर कर लेंगे सारे सिलेबस को। तो बिहार का स्पेशल है, बिहार जीके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। मैं आपको पढ़ाते समय ये भी बताता रहता हूँ कौन कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बना है, जो एक यूनिक चीज है जिससे आपका फोकस जो है उस पॉइंट पे अधिकतम रहता है। इसके बाद दोस्तों 2-3 चैप्टर और हैं। उसके बाद मैं आपको जितने भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, महा मैराथन वीडियो लाऊंगा। सारे क्वेश्चन एक ही बार में कवर कर लेंगे, वो भी एडिटेरिया की लास्ट में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, बस सुनना है और आपके आंखों के सामने आपकी किताब होनी चाहिए या फिर आपकी आंखों के सामने टैब होना चाहिए, जो आप फोकस्ड रह के पढ़ पाए। चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5 है बिहार में पर्यटन किस तरीके से विकसित हुआ। तो बिहार पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है या समृद्ध राज्य है। यहाँ ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक आदि सभी प्रकार के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। बिहार में धार्मिक पर्यटन स्थलों में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम सभी धर्मों के दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। आगे देखेंगे कौन कौन से स्थल हैं जो सभी धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर क्या है कि पर्यटन का दूसरा पक्ष आर्थिक होता है। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। पर्यटन के विकास के लिए बिहार में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है कि पर्यटन एक हमारे यहाँ इंडस्ट्री है या एक उद्योग सेक्टर है। बिहार में पर्यटन विभाग की थीम जो है उसका वाक्य है बिहार टूरिज्म बिलासफुल बिहार, ठीक है, ब्लिसफुल बिहार, ठीक है, बिहार टूरिज्म और ब्लिसफुल बिहार। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024 में 660.81 लाख पर्यटक आए, ठीक है, 6,60,60,000.81 लाख पर्यटक आए बिहार में आए थे, जिनमें से 6,53,000.44 लाख देशी पर्यटक थे और 7,37,000 विदेशी पर्यटक थे। तो देख लीजिए आप, बिहार में विदेशी पर्यटक भी बहुत बड़ी मात्रा में आते हैं, ठीक है, जो बिहार की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 से 28 लाई गई है और ये कितने 5 वर्ष की है, ठीक है। दिसंबर 28 को दिसंबर 2023 में एक स्वीकृति दी गई। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं कि विश्व स्तरीय अधोसंरचना विकसित करना, पूरे विश्व स्तरीय लेके मतलब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर या उसकी अधोसंरचना को विकसित करना है। पर्यटन और अतीतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाली कुशल श्रमिक शक्तियां तैयार और संधारिता करना, ठीक है। पर्यटन को सुरक्षा और विशेष ध्यान देना, पर्यटन की क्या क्या सुरक्षा है और उस पर ध्यान देना। फिर पर्यटन क्षेत्र में अधिक पूंजी का निवेश करना ताकि काफी अट्रैक्टिव लग सके
बिहार में थीम आधारित पर्यटन गंतव्यों और संबंधित अधिसंरचना का विकास करना। बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 को लागू किया गया। बिहार में पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 को भी लागू किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बिहार में पर्यटन के विकास के लिए पर्यटन स्थलों को सर्किट के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रमुख सर्किट एवं उनके प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। ठीक है, प्रमुख सर्किट और उनके प्रमुख पर्यटन स्थल कुछ इस प्रकार के हैं। नवनिर्मित महत्वपूर्ण भवन इस प्रकार हैं। राजगीर खेल अकादमी को बनाया गया। राजगीर खेल अकादमी को बनाया गया, ये कहाँ पर है? राजगीर में है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाई गई है पटना में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में। बापू टावर जो है वो भी पटना में बनाया गया है, बापू टावर। और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये भी पटना में बनाया गया है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय ये भी पटना में बनाया गया है। बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय भारत का सबसे ऊंचा स्टोन स्तूप है, ये वैशाली में बनाया है। कहाँ? वैशाली में बनाया गया है। क्या नाम है इसका? बुद्ध साम्यक दर्शन संग्रहालय। यह भारत का सबसे ऊंचा स्टोन स्तूप है, ये वैशाली में बनाया गया है। तो याद रखना, राजगीर खेल परिषद राजगीर में है। बाकी एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना, बापू टावर पटना, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बकाया बुद्ध जो साम्यक दर्शन संग्रहालय है वो वैशाली में बनाया गया है। और ये भारत का सबसे ऊंचा स्टोन स्तूप है। बौद्ध सर्किट क्या होता है? बौद्ध धर्म के सभी उच्च महत्व वाले पवित्र स्थलों को इसमें स्थान दिया गया है। जैसे कि जहां जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, या अपने उपदेश दिए, या उनके स्तूप, इन सभी को एक कंबाइंड श्रेणी में जोड़ दिया है, उसे ही बौद्ध सर्किट कहते हैं। हर धर्म का अपना अपना सर्किट बनाया गया है। बौद्ध सर्किट में जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ या भगवान बुद्ध से कुछ भी रिलेटेड रखती है कोई भी प्लेस, उसे आपस में कनेक्ट कर दिया गया है, कनेक्टिविटी प्रदान करवाई गई है। ठीक है, उस सर्किट के लिए स्पेशल टूरिज्म के लिए वहां की बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, तो वहां का टूरिज्म कंप्लीट होगा, उससे इकोनॉमी डेवलप होगी और जो है यात्रा करने वालों को असुविधा भी नहीं होगी। ठीक है, तो बौद्ध सर्किट इस प्रकार से काम करता है। बौद्ध सर्किट, बहुत सारे बौद्ध सर्किट हैं, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बौद्ध सर्किट में देखें तो वाल्मीकि नगर। ठीक है, अगर हम पश्चिमी चंपारण, ये वेस्टर्न चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण है ये, इसमें बौद्ध स्तूप जो है लौरिया नंदनगढ़ से एक बौद्ध स्तूप हमें मिलता है और अशोक स्तंभ भी हमें प्राप्त होता है। तो ये क्या है? लौरिया नंदनगढ़ से। ठीक है, वाल्मीकि नगर ये भी संबंधित है। ठीक है, और अशोक स्तंभ रामपुरवा से मिलता है। कहाँ से? रामपुरवा से। तो दो तीन चीजें हैं, लौरिया नंदनगढ़ से दोस्तों बौद्ध स्तूप मिलते हैं और अशोक के स्तंभ भी मिलते हैं। रामपुरवा है पश्चिमी चंपारण में, उससे अशोक स्तंभ मिलते हैं, और वाल्मीकि नगर तो है ही। तो वेस्टर्न चंपारण में याद रखना तीन चीजें महत्वपूर्ण नगर है। वाल्मीकि नगर बौद्ध से संबंधित, राम अशोक जो रामपुर है वो अशोक स्तंभ मिलता है, लौरिया नंदनगढ़ एक स्थल है, बौद्ध स्तूप और अशोक के स्तंभ वहां से प्राप्त होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पूर्वी चंपारण है। ठीक है, ईस्टर्न चंपारण, पूर्वी चंपारण है, इसमें अरेराज देखने को मिलता है, यहाँ से हमें अशोक स्तंभ मिलता है। तो लौरिया नंदनगढ़ हमने पश्चिमी चंपारण में देखा, लौरिया अरेराज जो है हमारा पूर्वी चंपारण में पड़ता है। ठीक है, केसरिया स्तूप हमें बौद्ध का केसरिया स्तूप पश्चिमी पूर्वी चंपारण में मिलता है, जो लौरिया नंदनगढ़ है। ठीक है, केसरिया बौद्ध स्तूप जो है हमें पूर्वी चंपारण में देखने को मिलता है, पूर्वी चंपारण में। ठीक है, पूर्वी चंपारण में हमें देखने को मिलता है। अब हम दोस्तों वैशाली में आते हैं। वैशाली में बहुत सारे सर्किट हैं जो बनाए गए हैं। एक अभिषेक पुष्पकरणी, अशोक स्तंभ, विश्व शांति स्तूप, राजा विशाल का गढ़ और बुद्ध रैलिक स्तूप, इतनी सारी चीजें हमें वैशाली में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभिषेक पुष्पकरणी, अशोक स्तंभ, विश्व शांति स्तूप, राजा विशाल का गढ़, ठीक है, जिसके नाम से वैशाली पड़ा, और बुद्ध रैलिक स्तूप, ये हमें वैशाली से देखने को मिलते हैं। उसके बाद पटना आता है। पटना महत्वपूर्ण केंद्र साबित होता है। पटना जो है दोस्तों वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र साबित होता है। पटना में देखते हैं क्या क्या है। बुद्ध स्मृति पार्क बनाया गया है, बुद्ध की स्मृति पार्क बनाया गया है। चेचर बौद्ध स्तूप बनाया गया है, चेचर बौद्ध स्तूप। कुम्हारा यहाँ पे प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र जो करुणा स्तूप है
ठीक है, अगम कुआं और पटना म्यूजियम यहाँ पे मिलता है हमें। तो पटना में कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई देती हैं? बुद्ध स्मृति पार्क पटना में नजर आता है, चेचर बौद्ध स्तूप पटना में नजर आता है, कुम्हरार जो है, कुम्हरार स्तूप जो है वो भी पटना में नजर है, पाटलिपुत्र करुणा स्तूप ये भी पटना में है, और अगम कुआं और पटना म्यूजियम भी पटना में पाया जाता है। इस प्रकार ये हमने देख लिया। उसके बाद दोस्तों नालंदा एक महत्वपूर्ण केंद्र है बौद्ध स्तूपों का। नालंदा यूनिवर्सिटी अवशेष हमें यहाँ पे मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम यहाँ पे दिखाई देता है, हेनसोंग मेमोरियल बना है। तो नालंदा में हेनसोंग मेमोरियल बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बनाया गया, और नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हमें मिलते हैं। वहीं जहानाबाद में दोस्तों हमें दो सर्किट मिलते हैं, एक लठ स्तंभ और बाबर की गुफाएं। ठीक है, जहानाबाद में हमें दो चीजें मिलती हैं, बाराबर की गुफाएं या फिर बाबर की गुफाएं या फिर लठ स्तंभ। ठीक है, बाराबर की गुफाएं जो अजीबक संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें मिलती हैं। उसके बाद बोध गया, तो बोध गया बहुत ज्यादा बौद्ध के लिए फेमस है। इसमें अनिमेष लचीले लोचन स्तूप मिलते हैं, अनिमेष लोचन स्तूप, महाबोधि मंदिर मिलता है, महाबोधि पेड़ देखने को मिलता है, सुजाता स्तूप देखने को मिलता है दोस्तों, और 80 फीट बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है, 80 फीट ऊंची बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। वहीं गया जी में हमें डुंगेश्वरी पहाड़ी एवं गुफाएं देखने को मिलती हैं गया जी में। तो डुंगेश्वरी पहाड़ी और गुफाएं कहाँ पर हैं? गया जी में हैं। राजगीर में दोस्तों, राजगीर अब नालंदा में ही राजगीर है, तो राजगीर में भी कुछ सर्किट हमें प्राप्त होते हैं। विश्व शांति स्तूप राजगीर में मिलता है, बेनू राजगीर में, घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, पीपला और सप्तपर्णी गुफा भी हमें राजगीर में देखने को मिलती है। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो ये उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारे जो हैं वो सर्किट पर्यटन सर्किट के रूप में काम करते हैं। ये बुद्ध सर्किट हैं जो पर्यटन सर्किट के रूप में काम करते हैं। इतने ज्यादा स्थल बिहार में मौजूद हैं बुद्ध सर्किट के, क्योंकि जो दोस्तों बिहार है एक हब रहा है लिच्छवी गणराज्य का बौद्ध के समय का। तो इसमें आज भी 3 महाजनपद हमें बिहार में देखने को मिलते हैं। लक्ष्मी का महाजनपद, ठीक है, मगध महाजनपद और अंग महाजनपद। लक्ष्मी वाला जो गढ़ है वो उत्तर गंगा के उत्तरी में पाया जाता है, बाकी दो महाजनपद जो है वो नीचे पाए जाते हैं गंगा की दक्षिण साइड में। तो ये हमने हिस्ट्री की क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके उसे कवर कर लीजिए, सारी चीजें हिस्ट्री की क्लास में कराई गई हैं। जैन सर्किट क्या है? जैन सर्किट कितने? तो बिहार में 12वें तीर्थंकर बासु पूज्य, बिहार में 12वें जो तीर्थंकर हैं बासु पूज्य उनका नाम था, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का पवित्र जन्म स्थान मिलता है। तो बिहार से एक 12वें तीर्थंकर और उसके 10 साल बाद यानी कि 22वें तीर्थंकर, इन दोनों लोगों का बिहार से महत्वपूर्ण संबंधित है। जैन धर्म से जुड़े कई धार्मिक पर्यटन स्थल मौजूद हैं हमारे बिहार में। तो जैन धर्म जो जैन सर्किट में सम्मिलित रूप है वो वही वैशाली में जो है बासुकुंड जैन मंदिर है। वैशाली में दोस्तों बासुकुंड जैन मंदिर है जो जैन रूप में बहुत महत्वपूर्ण सर्किट है। वहीं आपका आरा में क्या मिलता है? जो मसाड़ जैन मंदिर, आरा में हमें मसाड़ जैन मंदिर और चंद्र प्रभु जैन मंदिर मिलता है। आरा में हमें दो चीजें दिखाई देती हैं, एक मसाड़ जैन मंदिर और एक चंद्र प्रभु जैन मंदिर दिखाई देता है। पटना में हमने क्या देखा? कमलदहा जैन मंदिर दिखाई देता है। पटना में कमलदहा जैन मंदिर दिखाई देता है पटना में। नालंदा में दोस्तों बहुत सारी जगहें हैं। नालंदा में एक जैन मंदिर है जिसका नाम है कुंडलपुर, ठीक है, जैन मंदिर। वही राजगीर में नौलखा मंदिर, सोन भंडार गुफा, राजगीर में नौलखा मंदिर, सोन भंडार गुफा, और दोस्तों मनियार मठ, फिर वीरायतन और दिगंबर जैन मंदिर हमें देखने को मिलता है। नवादा में दोस्तों गोनावजी मंदिर देखने को मिलता है, और वहीं पावापुरी में जल मंदिर श्वेतांबर जैनों के द्वारा बनाया गया, ये पावापुरी में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जल मंदिर श्वेतांबर जैन के द्वारा बनाया गया पावापुरी में, जहां पावापुरी में उनकी मृत्यु होती है। सिकंदर की अगर हम बात करें जैन मंदिर, फिर सिकंदरा में क्या है? जैन मंदिर मिलता है जिसका नाम है लछुआर। ठीक है, बांका में जैन मंदिर इसका मंदार पहाड़ियों पर मिलता है हमें, और भागलपुर में दो मिलते हैं, बासुपूज्य जीनल्या और श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र। ठीक है, सिद्धि क्षेत्र। तो ये हमें जैन सर्किट के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। राजगीर वाले विशेष रूप से याद रखना, 2 आरा वाले याद रखना है, वैशाली वाला बासुकुंड जैन मंदिर भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, काफी विशेष
रूप से दोस्तों दिया गया है। उसके बाद हम सिख जैन सर्किट देखते हैं। सिख जैन सर्किट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिख सर्किट क्या है? बिहार सिख धर्म के 10वें गुरु और श्री गोविंद सिंह का जन्म भूमि रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु नानक भी यहाँ से संबंधित है और गुरु गोविंद सिंह जी इनकी जन्मभूमि रहा है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक और 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर सिंह भी बिहार की यात्रा की थी। ठीक है, तो सिख गुरु के पहले गुरु गुरु नानक जी, ठीक है, और श्री गुरु तेज बहादुर जी, इन्होंने भी बिहार में यात्रा की थी। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का तो जन्म ही बिहार में हुआ है। तो सिख सर्किट मैप अगर हम देखें, सिख धर्म से भी बहुत ज्यादा सर्किट हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं? सबसे ज्यादा आपको पटना में देखने को मिलेंगे। पटना वाले एरिया में सबसे ज्यादा मिलेंगे। गुरुद्वारा कंगन घाट, गुरुद्वारा कंगन घाट पटना से संबंध है। गुरुद्वारा बाल लीला मैनी संगत, ये भी पटना से है। गुरुद्वारा गाय घाट, ये भी। तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना PYQ, ठीक है, PYQ। बीपीएससी ने डायरेक्ट पूछा तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना, 17 बीपीएससी में यहाँ से पूछा गया है। 17 बीपीएससी में। गुरुद्वारा का बाग ये पटना में है और प्रकाश पुंज ये भी पटना में पाया जाता है। तो याद रखना ये 5-6 सर्किट पटना में पाए जाते हैं। वहीं एक गुरुद्वारा हांडी साहिब, ये भी पटना में पाया जाता है, गुरुद्वारा हांडी साहिब, ठीक है। एक सासाराम में पाया जाता है, जिसका गुरुद्वारा चाचा फगूमल, गुरुद्वारा चाचा फगूमल जो है वो सासाराम में पाया जाता है। राजगीर में एक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक शीतल कुंड पाया जाता है। राजगीर में गुरुद्वारा पाया जाता है, उसका नाम है श्री गुरु नानक शीतल कुंड। मुंगेर में दोस्तों गुरुद्वारा पक्की संगत पाया जाता है, पक्की संगत। तो मुंगेर में पक्की संगत एक गुरुद्वारा पाया जाता है। वहीं भागलपुर में गुरुद्वारा बड़ी संगत पाया जाता है। भागलपुर में गुरुद्वारा बड़ी संगत पाया जाता है, ठीक है। लक्ष्मीपुर कहाँ? लक्ष्मीपुर में गुरु तेज बहादुर साहिब ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। लक्ष्मीपुर में गुरु तेज बहादुर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है लक्ष्मीपुर में, ठीक है। फिर आता है गया। गया में गुरुद्वारा है श्री GTB, मतलब गुरु तेज बहादुर, गुरु तेज बहादुर, ये गया में गुरुद्वारा है। रजौली में गुरुद्वारा है एक रजौली संगत का, रजौली संगत गुरुद्वारा रजौली में है। गुरु तेज बहादुर वाला गया में है। राजगीर में गुरु नानक शीतल कुंड है, शीतल कुंड राजगीर में पड़ता है। मुंगेर में पक्की संगत पड़ता है, तो पक्की संगत यहाँ, रजौली संगत यहाँ पड़ता है। भागलपुर में गुरु बड़ी संगत भागलपुर में दिखाई देता है। तो ये हमारे सिख धर्म से संबंधित सर्किट हो गए। उसके बाद दोस्तों राम सर्किट, रामायण सर्किट भगवान राम से समर्पित है। जो रामायण सर्किट हिंदू धर्म और सनातन धर्म के विकास में बिहार का उल्लेखनीय योगदान रहा है। बिहार की पवित्र भूमि भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। तो भगवान राम और माता सीता से संबंधित रही है। बिहार में हिंदू धर्म से संबंधित कई मंदिर एवं दर्शन स्थल मौजूद हैं। तो हिंदू धर्म से कौन कौन से संबंधित हैं? सबसे पहले भाई पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा आपको रामनगर, ठीक है, जानकीगढ़ या चंकीगढ़, जानकीगढ़ या चंकीगढ़ रूप से आपको स्थल देखने को मिलेगा। फिर पश्चिमी चंपारण में आपको वाल्मीकि नगर देखने को मिलेगा। वाल्मीकि नगर में नर देवी, गौरी शंकर और वाल्मीकि आश्रम देखने को मिलेगा। वाल्मीकि नगर में नर देवी, गौरी शंकर और वाल्मीकि आश्रम, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये देखने को मिल जाएंगे। फिर दोस्तों वहीं आपको मधुबनी में सीतामढ़ी में आपको जानकी मंदिर मिल जाएगा, जो पुरौना धाम के नाम से विख्यात है। जानकी मंदिर पुरौना धाम के नाम से विख्यात है। हलेश्वर स्थान और पंथ पाकर भी मिल जाएगा। तो सीतामढ़ी याद रखना, जिसमें जानकी मंदिर जिसे पुरौना धाम के नाम से जाना जाता है। हलेश्वर स्थान और पंथ पाकर मिल जाएगा। मधुबनी में एक मिलेगा देवी गिरजा, जिसे फुलहर कहा जाता है, देवी गिरजा, ठीक है। मधुबनी में एक ही है जिसका नाम देवी गिरजा है। फिर आपका दरभंगा में 2 आ जाते हैं, गौतम कुंड और अहिल्या स्थान। गौतम कुंड दोस्तों, गौतम कुंड नाम जानकर आप गौतम बुद्ध से मत समझ लेना, ठीक है। ये भगवान राम से समर्पित है, गौतम कुंड और अहिल्या स्थान, ये दोनों क्या है, दरभंगा में पाए जाते हैं और ये हिंदू धर्म से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बक्सर आता है। दोस्तों बक्सर क्या है, देवी अहिल्या मिलता है हमें, और राम खेरा घाट मिलता है, जिसे अहरौली भी कहा जाता है। बक्सर में देवी अहिल्या और राम खेरा घाट मिलता है। एक सेकंड दोस्तों,
फिर उसके बाद हम देखते हैं वैशाली में हमें रामचौरा मंदिर मिलता है, वैशाली में रामचौरा मंदिर मिलता है, और पटना में महावीर मंदिर दिखाई देता है। ठीक है, वैशाली में रामचौरा मंदिर, पटना में महावीर मंदिर, मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान मिलता है, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा में मिलता है दिखाई। भागलपुर में अजगैबीनाथ, ये पूछा गया है बीपीएससी में, ये क्वेश्चन यहाँ से बना है कि अजगैबीनाथ कहाँ पर स्थित है। तो अजगैबीनाथ मंदिर जो है ये भागलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? भागलपुर में स्थित है। बांका में मंदार पहाड़ियां पाई जाती है, मंदार पहाड़ियां याद रखना, मंदार पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये बांका में पाई जाती है, बांका में मंदार पहाड़ियां पाई जाती है। जमुई में देखो तो गिद्धेश्वर मंदिर हमें जमुई में देखने को मिलता है, जमुई सोना के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो गिद्धेश्वर मंदिर हमें कहाँ मिलता है? जमुई में देखने को मिलता है। मुंगेर में सीताकुंड मिलता है, मुंगेर में सीताकुंड मिलता है। ठीक है, फिर ये कोको रानी कैकेयी के स्थान मिलता है हमें कोको में, और गया में प्रेतशिला हिल मिलती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया कि प्रेतशिला हिल कहाँ पाई जाती है? तो गया में प्रेतशिला हिल पाई जाती है। उसके बाद औरंगाबाद में देव सूर्य मंदिर हमें दिखाई देता है, सीता थापा दिखाई देता है, उमगा मंदिर दिखाई देता है। औरंगाबाद में 3 सर्किट हैं, देव सूर्य मंदिर, सीता थापा मंदिर और उमगा मंदिर। दोस्तों ये फैक्ट है, निश्चित ही आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैप के थ्रू याद करना पड़ रहा है, तो आपको मोस्टली चीजें याद रहेंगी। 1 से 2 बार वीडियो देखिए, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, मैक्सिमम बार वीडियो देखिए जब तक आपको याद ना हो। याद रखना, अपने आप रटोगे ये बिल्कुल याद नहीं होंगे। क्या होता है, जब हमारे कानों में कोई वॉइस जाती है ना, कोई अदर वॉइस जाती है, तो चीजों को विद फोकस्ड पढ़ते हैं, विद फोकस्ड। अगर आप विदाउट वीडियो देखेंगे तो क्या है, कभी मोबाइल उठा के देख लेंगे, कभी टैब उठा के देख लेंगे, कभी रील्स देखने लगेंगे। एग्जाम बहुत ही अनकरीब आ गया है, 45 दिन महज बचे हैं दोस्तों, मात्र 45 दिन एग्जाम के बचे हैं। आप क्या है, जल्दी से जल्दी इन सब सारी चीजों को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको टेस्ट लगाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। 2-3 दिन बाद मैं आपको जो 17 टेस्ट हैं एडिटोरिया के ऑफलाइन वाले, प्रत्येक दिन एक टेस्ट कराऊंगा। 17 दिन में वो टेस्ट आपके खत्म हो जाएंगे। आपको करना सिर्फ इतना है, हमें सपोर्ट करना है, लाइक करना है प्रत्येक वीडियो को, और सब्सक्राइब दोस्तों करना है, शेयर भी करना है। तार जो है तरका युद्ध भूमि, तार में तरका युद्ध भूमि पाई जाती है, और भभुआ में मुंडेश्वरी मंदिर। तो मुंडेश्वरी मंदिर याद रखना भभुआ में पाया जाता है, और ये भभुआ कहाँ पर है? मुंडेश्वरी मंदिर याद रखना दोस्तों, भभुआ में पाया जाता है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पूर्ण है। ठीक है, तो ये कैमूर में पाया जाता है, भभुआ जो है वो कैमूर में पाया जाता है। कहां पर? कैमूर में, भभुआ कैमूर में पाया जाता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम, आगे सूफी सर्किट। सूफी सर्किट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूफी सर्किट बिहार की भूमि सूफीवाद के चिश्ती एवं सोहरावर्दी से संबंधित रहा है। बिहार में कई सूफी दार्शनिक या दर्शनीय स्थल मौजूद हैं। तो सूफी सर्किट में कौन कौन से आते हैं? ये भी बहुत सारे हैं, तो इसमें याद रखना है, कौन कौन से याद रखना है। मुजफ्फरपुर में आपको याद रखना है दरगाह हजरत दाता कंबल शाह चिश्ती, दरगाह हजरत दाता कंबल शाह चिश्ती का याद रखना है। और मोतिहारी में बख्त मियाँ अंसारी मजार याद रखना है, बख्त मियाँ अंसारी। ठीक है, सिवान में हसनपुरा दरगाह याद रखना है, हसनपुरा दरगाह। और छपरा में दोस्तों कुबारे पीर बाबा दरगाह। और सबसे ज्यादा आपको मनेर शरीफ की दरगाह को याद रखना है, जो मनेर में पाई जाती है, मनेर पटना में। ठीक है, और हाजीपुर करबला याद रखना है, हाजीपुर करबला। ठीक है, और जहानाबाद में हजरत बीबी की कमल मकबरा है, जो कोको के नाम से जाना जाता है। सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, सासाराम में शेर शाह सूरी का। औरंगाबाद में अमजर शरीफ दरगाह है, औरंगाबाद में। बिहार शरीफ में इब्राहिम बयां मकबरा है, और बड़ी दरगाह छोटी दरगाह यहाँ पर मौजूद है बिहार शरीफ में। मुंगेर में मजार पीर हजरत पीर सहन शाह नफी और जमिया रहमानी खानकाह की दरगाह मौजूद है। भागलपुर में मजार हजरत लाल मोहम्मद शाह जंगी की मियाँ की मजार है।
सुपौल में मजार पीर अशफातुल्लाह पीरगंज की मजार यहाँ पर मिलती है। अररिया में मजार हाजी शब्बीर शाह वर्सी की मजार मिलती है। और पूर्णिया में दरगाह ख्वाजा सैयद शाह अजमतुल्लाह चिश्ती की दरगाह यहाँ पर मिलती है। दरभंगा में भी याद रखना मजार हजरत मखदूम भीका शाह सालानी की मजार मिलती है। और पटना में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है, खानकाह इमादिया कलंदरिया मिलता है हमें, खानकाह इमादिया कलंदरिया। फिर बेगू हज्जाज मस्जिद मिलती है यहाँ पर, खानकाह मुजीबिया यानी फुलवारी शरीफ, और खानकाह मुनेरिया कामरिया और हजरत मुनीम पाक बाज की दरगाह भी यहाँ पर दिखाई देती है। इको सर्किट दोस्तों, कुछ इको टूरिज्म मैप है इको सर्किट के लिए। बिहार प्राकृतिक छठा जैव विविधता एवं मन भावक पर्यावरणीय दृश्यों से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ पहाड़, झरने, हरियाली के मन भावक दृश्य मौजूद हैं। तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पाया जाता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पाया जाता है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पाया जाता है, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर आता है अंबावन झील भी पाई जाती है यहाँ पर। उसके बाद में क्या पाया जाता है, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है। फिर काबर झील पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, सीताकुंड पाया जाता है। ये सारे हम आपको ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा चुके हैं कि कौन सी कहाँ पाया जाती है। बाकी आपके सामने मैप है, आप मैप लेके बैठिए और सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, एक दो मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों, बाकी बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो विक्रमशिला आपको पता ही है, गंगेटी डॉल्फिन रिजर्व है, ये भागलपुर में मौजूद है। कहां पर है, भागलपुर में मौजूद है दोस्तों विक्रमशिला। फिर सीताकुंड आपको कहाँ मिल जाएगा, सीताकुंड मुंगेर में मिल जाएगा, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं सीताकुंड मुंगेर में है। उसके बाद दोस्तों सीताकुंड मुंगेर में आपको मिल जाएगा। उसके बाद लखीसराय में काबर झील मिल जाएगी, ठीक है, लखीसराय में बेगूसराय में काबर झील अभ्यारण्य मिल जाएगा, काबर झील अभ्यारण्य बेगूसराय में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नीचे यहाँ आपका क्या है, नागी नकटी, ये सब कहाँ मिल जाएगा, नागी नकटी बांका में मिल जाएगा, नागी और नकटी, ठीक है, नागी नकटी जमुई में, नागी नकटी आपको जमुई में मिल जाएगा देखने को, ठीक है। फिर पकोलत जलप्रपात और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों नवादा में है। कहाँ पर है, नवादा, पकोलत जलप्रपात और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य नवादा में है। बड़ा कटोरा झील है, गढ़ी डैम है, ठीक है, पांडु पोखर है, और राजगीर नेचर और जू सफारी यहाँ पर मिल जाएगी। फिर दोस्तों आपका सासाराम में, यहाँ पर रोहतास में बोले तो रोहतास है, और यहाँ पर कैमूर है, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर करकटगढ़ जलप्रपात और तेलर कुंड, ये कैमूर में पाया जाता है। करकटगढ़ जलप्रपात, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और तेलर कुंड, ये सब यहाँ पाया जाता है कैमूर में। वहीं रोहतास में कशिश जलप्रपात पाया जाता है, कशिश जलप्रपात, और तुतला भवानी जलप्रपात, और माझर और धुआंकुंडी जलप्रपात पाया जाता है। बाराबर की गुफाएं दोस्तों मिलती हैं, जहानाबाद में बाराबर की गुफाएं देखने को मिल जाती हैं आपको, और पटना इको टूरिज्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे टूरिज्म के क्षेत्र हैं जो आपको पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में बिहार के 2 स्थलों को चिन्हित किया गया है, दोनों इंपोर्टेंट है। महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स लगभग बोधगया में 2002 में आया था, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स बोधगया में 2002 में, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है, बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति महाबोधि से ही होती है, ठीक है, प्राप्ति हुई है। इस मंदिर के प्रांगण में बोधि वृक्ष भी मौजूद है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल नालंदा 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था।
नालंदा महाविहार का निर्माण प्राचीन गुप्त काल में हुआ है। नालंदा महाविहार का निर्माण जो है प्राचीन गुप्त काल में शिक्षा केंद्र के रूप में हुआ। यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र है, ठीक है, था, तथा यह विश्व का प्रथम बड़ा विश्वविद्यालय था। बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। वर्ष 2010 में संसद द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापना किया गया और कार्य किया गया, जहां 2014 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ। 2014 में यहाँ का शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ और 2010 में संसद के द्वारा पारित नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा इसे फिर से पुनर्स्थापित करवाया गया। तो याद रखना, नालंदा को 2016 जो नालंदा जो है वो किसने बनवाया था, आप ऑप्शन बताएं हमें, ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए कमेंट में बताइए नालंदा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये दोस्तों हमारा बिहार का पर्यटन पूरा होता है, ठीक है, बिहार का पर्यटन पूरा हो जाता है। छोटी सी वीडियो है, अच्छी तरीके से आप 2-3 बार देख लीजिए, इससे आपका पर्यटन पूरा कवर हो जाए, ठीक है। जो एग्जाम की दृष्टि से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। आगे हम क्या करेंगे आपको मैं बता दूं, बिहार की जनगणना पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बार 2 से 3 क्वेश्चन बिहार की जनगणना से बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन कहाँ से, बिहार की जनगणना से बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 6 है, बिहार की जनगणना कल करेंगे, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।